हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2016 में जो प्रश्न आए थे गणित का, उस सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जहां से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है और कहाँ से उसको पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो जो है आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है हॉस्टल वार्डन के लिए, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो है हमारा औसत पर आधारित है। ठीक है, ये औसत पर आधारित है और औसत का जो वीडियो है अभी मैं 2 वीडियोस जल्द ही अपलोड किया हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप जाके देखें और इस चैप्टर को आप कंप्लीट करके रखें। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिएगा, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ट्राई करिएगा ऑप्शन वाले मेथड से, कि ऑप्शन से हम प्रश्न को बनाया जा सकता है कि नहीं। अगर ऑप्शन से नहीं बनेगा तब आप उसको अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं सारे प्रश्न को लगभग मैं औसत से ऑप्शन से बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले जो मेन मेथड है उससे मैं इसको बनाता हूँ, इसके बाद मैं ऑप्शन से इसको ट्राई करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए औसत अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके हमारा चैप्टर वीडियो जरूर देखिएगा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो मिलेगा कि कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। क्या बोला है कि ए तथा बी की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। देखिए ए प्लस बी का अगर औसत आयु 20 वर्ष है तो ए और बी के आयु का योग कितना होगा, क्योंकि दो लोग हैं तो 20 वर्ष औसत है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी के आयु का योग 40 वर्ष। इसी तरह बोल दिया कि यदि सी ए का स्थान ले लेता तो औसत कितना हो जाता, 19 वर्ष हो जाता। मतलब इन्हीं दोनों की बात कर रहा है, ए और बी का औसत तो 20 है, लेकिन इस ए की जगह सी आ जाता तब औसत क्या हो जाता। तो अगर ए की जगह सी आ जाएगा तो सी और बी का औसत आयु अब यहाँ पे निकलेगा, मतलब बी और सी के उम्र का योग कितना हो जाएगा। फिर से दो ही लोग हैं लेकिन औसत 19 हो रहा है, तो 19 दूनी 48, बी प्लस सी 48 हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि यदि सी बी का स्थान ले लेता, मतलब इस बी की जगह अगर सी आ जाता तो औसत 21 वर्ष हो जाता। ठीक है, मतलब इस बी की जगह क्या आना है, सी, मतलब ए और सी का औसत आयु अगर 21 वर्ष हो जाता तो उनका आयु का योग कितना हो जाता, तो 21 दूनी 42 हो जाता। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन गया। इन तीनों को सॉल्व करके हमको इक्वेशन लाना है, मतलब ए बी सी की आयु ज्ञात करना है। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन लेता हूँ और उसको सरल करता हूँ। कैसे, तो पहला इक्वेशन था a प्लस बी बराबर 40, तो मैं इसको ले लेता हूँ। a प्लस सी दिया हुआ है 42, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉरी यहाँ पे 48 आई थिंक मैं गलती लिख दिया हूँ, क्योंकि 19 था, 19 दूनी 38 होगा, ये 38 होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, 19 दूनी 38 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व किया, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। ये प्लस का है तो माइनस ले लीजिए, ये प्लस का है तो माइनस ले लीजिए, प्लस का है तो माइनस ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ए से एक कट गया, बी माइनस सी कितना हो गया, 40 में से 2 घटाएंगे तो -2। देखिए यहाँ पे b प्लस सी 38 है, यहाँ पे b माइनस सी -2 है। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखिएगा कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ b प्लस सी 38 वर्ष है और b माइनस सी हमारा क्या आया अभी, -2 आया। ठीक है, b माइनस सी ये हो गया -2। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो b और b दोनों प्लस का है तो ये 2b हो जाएगा, और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का। अब इधर बचेगा 38 माइनस 2 करेंगे तो 36। देखिए 2 से कट गया, 18 दूनी 36, तो b कितना मिल गया, 18 वर्ष। देखिए b किस में 18 आ रहा है, इसी में आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना में ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी अगर आपको ए और सी को भी लाना है तो इस बी के जगह आप अगर 18 रखेंगे, इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो आपको ये 22 मिल जाएगा। सी लाने के लिए आप कोई सा भी, इसमें अगर ये वाला इक्वेशन में बी का वैल्यू अगर 18 रखेंगे, उधर ले जाके घटाएंगे तो सी मिल जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से इसको कैसे बनाते, इसी से हमको सॉल्व कर जाता। ए और बी का औसत आयु कितना, 20 वर्ष। देखिए ए 22 है और बी 18 है, इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, मैं ये वाला ऑप्शन उठा रहा हूँ, 22 प्लस 18, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दूंगा क्योंकि दो लोग की बात किया है। तो 22 और 18 होता है 40, 40 बटा 2 हो गया 20। देखिए 20 वर्ष आ गया ना, हमारा पहला जो स्टेटमेंट में है वो क्लेरिफाई हो गया, चेक हो गया। मतलब यहाँ से आप टिक मार देते तब भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 18 और 22 को आगे पीछे कर दिया तो यहाँ पे दोनों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा स्टेटमेंट इसको भी चेक कर लेते हैं। सी और ए, सी अगर ए का स्थान ले लेता तो औसत आयु कितना हो जाता, 19 वर्ष। कर लेते हैं भाई। ठीक है,
सी किसका स्थान ले रहा है अब, ए का स्थान, मतलब ए की जगह सी आ जाता, तो ए की जगह सी आता, मतलब 20, और बी तो हमारा बी ही रहता 18, ठीक है, तो 20 + 18/2, तो ये हो जाएगा 38/2, मतलब 19 वर्ष। देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो रहा है, ऐसे ही आप तीसरा भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा पहले ऑप्शन से ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये एवरेज वाला या फिर औसत वाला चैप्टर जो है आप कहाँ से, हमारे चैनल में अलग अलग तरह के टाइप वाइज जो है औसत के चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है एंगल पर आधारित है, ठीक है, और इसका भी हमारे चैनल में वीडियो जो है बहुत अच्छा अवेलेबल है, ठीक है, शायद 2-3 महीना पहले डाला था, तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिएगा। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। कैसे, वो आप जाके हमारे चैनल में देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। या इसको मैं सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ये लाइन को मैं आगे बढ़ा दिया, ये वाला लाइन जो इधर से आ रहा था मैं इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये जो त्रिभुज, इसको मैं m लिख देता हूँ, AMB, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के बाहर का ये वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण कहलाएगा। और बहिष्कोण कैसे निकालते हैं, इस कोण को निकालने के लिए इसके दूर के जो दो ये वाला कोण है इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 54 डिग्री + 43 डिग्री, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 97 डिग्री, ठीक है, ये 97 हो गया। अब हमको ये x निकालना है। अब इस x को देखेंगे तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, ठीक है, मतलब ये 97 और ये 38, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको x मिल जाएगा, तो 97 डिग्री + 38 डिग्री, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 135 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, ठीक है, उस जो एंगल वाले का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने वीडियो का, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ये वाला भी चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा लिंक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, दिए गए चित्र के अनुसार आयत के दोनों भुजाओं में अर्धवृत्त काट के निकाल लिए गए हैं, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, अगर ये पूरा ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, आयत होता, इस आयत का ये लंबाई और ये चौड़ाई होता। अब इसी आयत के जो ये वाला पोर्शन है 28 वाला, ठीक है, यहाँ से इधर से आधा वृत्त और इधर से एक आधा वृत्त, मतलब इन दोनों आधा आधा वृत्तों को अगर करेंगे, मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। मतलब इस पूरे आयत में से एक वृत्त को काट के निकाल दिया गया है, तो जो बच गया वही तो क्षेत्रफल हो जाएगा ना भाई। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 35 और गुना 28, ये पूरा आयत का क्षेत्रफल होता अगर इस वृत्त को काट के नहीं हटाया गया होता, ठीक है। अब देखिए इस वृत्त का अगर ये वाला पार्ट को देखेंगे तो उसका व्यास है, ठीक है, व्यास कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा, मतलब 28/2, आर हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आधा आधा दोनों वृत्त को मैं अलग निकालने के बजाय मैं एक साथ पूरा वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल निकाल दूंगा, क्योंकि ये पूरा वृत्त ही तो बन गया ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई मतलब 22/7, त्रिज्या मतलब ये 14 × 14, ठीक है, इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, मतलब ये मिल गया 22 और ये 14 दूनी 28, ये 22 × 28, ये वृत्त का क्षेत्रफल मिला। अब इस पूरे आयत के से क्षेत्रफल में से ये वाले को घटा देते हैं, तो जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे घटाया जाए, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये 35 × 28, ये पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त काटे हैं इसके क्षेत्रफल को हम हटा देंगे, ठीक है, इसको घटा देंगे। 28 और 28 यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 35 - 22, ठीक है। तो 28 और ये गुना कितना हो जाएगा भाई 13, तो 13 × 8 = 104, हासिल आ गया 10, 13 दूनी 26 और 10 13 × 8 = 104, 4 का 4, हासिल आ गया 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 364 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस वीडियो का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है अनुपात के ऊपर है, ये वाले का भी मैं बहुत अच्छा जो है
वीडियो जो ऑलरेडी रेशियो का डाला हुआ हूँ। इसमें 3 वीडियो आई थिंक डाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देखिएगा। मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अलग है, जो भी चैप्टर को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय लाइन डाल दूंगा, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्या है? ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है। तो दोनों, यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी? ठीक है, देखिए इसको मेन मेथड से भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं पहले बोला कि मैं पहले ऑप्शन से ट्राई कराऊंगा। अगर आपको देखना ही है आय अनुपात वाला प्रश्न तो हमारे चैनल में जाके जो वीडियोस अवेलेबल है वहां से आप जरूर जाके देख लीजिएगा। मैं इसको ऑप्शन से ट्राई कर रहा हूँ। पहले आय देखते हैं कितना है। ये ए और बी के आय का अनुपात कितना है? तो ये देखिए आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि ए की आय कितना है, मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन है वो आय ही तो दिया हुआ है ना भाई। ठीक है, तो उसी से हम चेक कर लेते हैं बाकी चीज को। देखिए, तो अगर मान लेते हैं यही वाले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ कि ए की आय मान लिया कि मैं 1200 है, मतलब ये 3 की जगह क्या दिया हुआ है? 1200 रुपए। हम ये मान के चलते हैं, हमको नहीं पता कि आंसर यही है कि क्या है, बट क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया अगर वो सेटिस्फाई बैठ जाता है मतलब यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है। अगर एक 3 दिया है और बी 2 दिया है, लेकिन रुपए में अगर देखा जाए तो 3 की जगह क्या मान ली है? 1200। ये अगर देखेंगे तो ये 400 गुना है, 3 चौको 1200। अगर ये 400 गुना है तो जो बी का आय है ये भी 400 गुना होगा, ये 4 दूनी 800 रुपए। मतलब अगर ए की आय 1200 रुपए होगा तो बी का आय कितना होगा? 400 रुपए। अब देखते हैं खर्च कितने के अनुपात में हो रहा है भाई? 5 और 3 के अनुपात में। ठीक है, इतना तो मान देखिए, दोनों बचा कितना रहे? 200 रुपए। अगर ए का आय 1200 है और ये 200 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना किया होगा भाई? 1200 में 200 घटा देंगे, मतलब 1000 रुपए ये खर्च किया है। इसी तरह बी जो है 800 रुपये इसका आय है और ये भी 200 रुपये बचत कर रहा है। तो ये 800 में 200 अगर आप घटा देंगे तो जो बचेगा, ठीक है, 800 रुपये आय है, 200 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है भाई इसका? 600 रुपये खर्च हो रहा है। अब ये वाला अनुपात चेक कर लो, खर्च करने का अनुपात 5:3 आ रहा है क्या? देखते हैं। तो ए कितना खर्च कर रहा है? 1000 रुपये। बी कितना खर्च कर रहा है? 600 रुपये। काटिए तो ये कितने बार में कटेगा भाई? 200 पंचे 1000 और 200 तिया 600। देखिए 5:3 मिल गया ना, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जो भी क्वेश्चन में पूछा है हमारा ये क्या बोलते हैं, राइट हो रहा है, मैच कर रहा है, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा उसका क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन से बनाने का तरीका। अगला प्रश्न 75वां प्रश्न है। ये भी चैप्टर जो हमारे चैनल में अवेलेबल है टाइम डिस्टेंस से संबंधित, तो आप जरूर जाके देखिएगा, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रश्न है कि एक ट्रेन की यात्रा को बिना रुके, एक ट्रेन किसी यात्रा को 8 घंटे में बिना रुके पूरा करता है। ठीक है, यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटा 40 मिनट में ही पूरा कर लेता, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी? देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, सेम ही डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब जो दूरी जो है इसमें नहीं बोल रहा है कि दूरी कम या ज़्यादा तय कर रहा है। किसी यात्रा को, मतलब दूरी फिक्स है कि उतना ही दूरी को अलग अलग स्पीड से वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि अगर समय आपका ज़्यादा लग रहा है मतलब चाल कम होगा। अब उसके चाल को हम बढ़ा दिए तो देखिए समय कम हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में कि जो समय होता है, ठीक है, समय का व्युत्क्रमानुपाती चाल होता है। अब इसका क्या मतलब है वो समझाता हूँ यहाँ पे। पहले दोनों कंडीशन में समय देखिए कितना दिया है। ठीक है, जब वो अपना मान लो नॉर्मल चाल से चलता है तो 8 घंटे का समय ले रहा था। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दिया तब यहाँ पे समय कितना लग रहा है? 3 घंटा और 40 मिनट लग रहा है। इस पूरे को मैं मिनट में बनाता हूँ, बदल देता हूँ। ये 8 घंटे का मतलब 60 अट्ठे हो जाता है कितना? 480। ठीक है, कितना हो जाएगा? 480। इस 8 घंटे को मैं लिख दिया 480 मिनट। ठीक है, अनुपात में बना रहा हूँ। ये 6 घंटा 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 6 घंटा में हो जाएगा 360 मिनट प्लस 40, ये 400 मिनट ये भी हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। ठीक है, काटेंगे तो ये कितना? अगर 80 से काटता हूँ तो 80 छिक्का 480 और 80 पंचे 400, 6:4। मतलब दोनों कंडीशन में
समय का अनुपात कितना मिल रहा है, 6 और 5 का अनुपात मिल रहा है। अब बोल रहा हूँ कि जब अगर दूरी बराबर हो और चाल परिवर्तन होता है, और समय अलग अलग रहेगा, तो समय को अगर व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो चाल मिल जाएगा। समय 6 और 5 का अनुपात है, तो चाल कितने का अनुपात हो जाएगा, 5 को इधर ला दीजिए और 6 को इधर ला दीजिए। ठीक है, अब देखिए समय का अनुपात 6 और 5 था, चाल का अनुपात 5 और 6 हो जाता है। देखिए मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब 6 घंटे का समय लग रहा था तो चाल क्या था, कम था। अब 5 घंटे का समय, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा, अगर 5 इकाई का समय लग रहा है तो चाल यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि दूरी हम बराबर ही तय कर रहे हैं। अब देखिए चाल में कितने का अंतर यहाँ पे दिख रहा है भाई, 5 यूनिट का चाल था और 6 यूनिट का चाल हो रहा है, मतलब 1 यूनिट जो है यहाँ पे बढ़ गया है। और जो 1 यूनिट यही बढ़ा है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो रहा है। मतलब ये 1 किसके बराबर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, ये 5 गुना है। ठीक है, ये 5 गुना। अब प्रारंभिक गति पूछा है, ये वाला हमारा प्रारंभिक गति था और ये बाद का गति हो गया। तो इस प्रारंभिक गति, ये अगर 5 गुना है तो ये भी 5 गुना ही होगा, 5 × 5 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसका प्रारंभिक गति था। नया गति करना होता तो इसमें अगर 5 का गुना करते तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाते। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मैं शॉर्टकट ट्रिक से अपने चैनल में वीडियोस में टाइम डिस्टेंस वाले में पढ़ाया हूं, तो आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ज्योमेट्री में आता है, ज्यामिति में, तो मैं सब पढ़ा चुका हूं, तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये जो अंदर में वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई दिया है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई, तो पाई के जगह मैं डायरेक्ट 22/7 लिख देता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। अच्छा पाई भी रहने देते तो भी चल जाएगा, क्योंकि उधर तो हमको पाई ही तो दिया है। एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो दिया है, ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो आर कितना होगा भाई, 9 का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। रेडियस कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखिए ये जो वृत्त है इसका ये क्या होगा, व्यास होगा। ये क्या होगा, व्यास ही तो है, मतलब ये व्यास है तो इसका आधा क्या हो गया, त्रिज्या। ये त्रिज्या हमारा कितना आया, 3 आ गया। अगर ये 3 आ गया तो व्यास कितना मिलेगा, 3 ये और 3 ये पूरा जो व्यास मिला वो 6 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। अगर ये व्यास है तो बताइए 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा भाई, ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब वर्ग की जो भुजा है वो भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर 6 × 36, 36 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। 77 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी ज्योमेट्री, आयत के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में पूछा है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे से हमारे चैनल में पढ़ाया हूँ चतुर्भुज के बारे में, तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या है कथन, सही कथन पहचानना है। पहला है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए बिल्कुल करता है भाई, ये अगर ये आयत है, ठीक है, तो ये आयत का एक विकर्ण ये हो गया, ये दूसरा विकर्ण ये हो गया, दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस ऐसा कुछ होता है। ठीक है, रोम्बस होता क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है, और समांतर चतुर्भुज का भी यही ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, गुण धर्म होता है, तो ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है, एक चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग होता है। देखिए वर्ग जैसे ये है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, पहली बात। लेकिन दूसरा कंडीशन होता है कि सभी कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन ये सभी चतुर्भुज को बोल रहा है। मान लेते हैं मैं एक ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, इसके चारों भुजाएं बराबर तो हैं, लेकिन क्या है, चारों कोण 90 अंश का है क्या, नहीं है, इसीलिए ये वाला कंडीशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चौथा है, एक समलंब के विकर्ण बराबर होते हैं। समलंब का मतलब रोम्बस,
रोम्बस ऐसे ही होता है जो अभी मैं बताया, ये रोम्बस है। रोम्बस के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, ठीक है, लेकिन विकर्ण ये बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं होती, तो ये वाला गलत होगा। मतलब 1 और 2 सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मैं सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जितने त्रिभुज होते हैं, सबके गुण वगैरह सब बताया हूँ, तो आप वहाँ पे वीडियोस को जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, लिंक मैं डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 गुना 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ मोड़ा जाता है, इस प्रकार बनने वाले बेलन का आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ऐसा प्रश्न जो है पूछा जाता है, और आयतन का भी जो मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ सिलेंडर का, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इस क्वेश्चन को समझना है क्या है। एक आयताकार कागज है भाई, ठीक है, एक ऐसा कागज है, ये 22 गुना 15 बोला, मतलब लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। अब बोला है कि लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, लंबी भुजा ये है, इसकी तरफ से इसको मोड़ा जाएगा, ठीक है। अब मोड़ा जाएगा तो क्या हाल होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, उस चीज को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिएगा, पहली बात तो समझना आपको ये है कि जब ये वाला साइड से मोड़ा जाएगा इसको, मतलब कहने का ये ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, पेपर को आप ऐसे मोड़ेंगे यहां तक पहुंच जाएगा। मतलब जब बेलन बन के तैयार होगा तो ये वाला पार्ट जो 22 सेंटीमीटर लंबा जो है, ये जब घुमाएंगे तो ये ऐसा एक नीचे सर्कल की तरह बन जाएगा, और ये 15 सेंटीमीटर जो ऊंचाई वाला पार्ट है वो ऐसा बन जाएगा, मतलब मोड़ के पेपर हमारा ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। तो ये 22 सेंटीमीटर जो है ये क्या बन गया, एक सर्कल की तरह बन गया, और जो ये ऊंचाई है ये वाला 15 सेंटीमीटर, इस बेलन का हाइट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से इसका आयतन निकाल देना है, तो देखिए ये आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, लेकिन हमको त्रिज्या तो पता ही नहीं है, लेकिन हमको ये क्या पता है, ये जो 22 है, इस नीचे जो वृत्त है उसका सरकमफेरेंस, उसका परिधि हमको पता चल गया 2 पाई आर, मतलब 22 बराबर हो गया 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, और ये हो गया आर। देखिए ये 22 से 22 कट गया, 7 इधर चला जाएगा और 2 नीचे, मतलब त्रिज्या मिल जाएगा 7/2, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आयतन निकाल देते हैं, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2, 2 बार लिख दीजिए, और एच कितना हो गया भाई, ये 15 सेंटीमीटर हमारा ये वाला जो था हाइट हो गया, तो ये 15 सेंटीमीटर। अब इसको काट पीट देते हैं, 7 से 7 खत्म, ये 2 11 बारे में कट गया, तो हो गया 11 गुना 7 गुना 15/2, 11 7 77, 77 गुना 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1150, ठीक है, 1150/2 करेंगे तो हमको मिलेगा 577 1/2 घन सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में ये भी आया होगा, इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी जार में लाल सफेद और नीले रैपर वाली टॉफी रखें, ठीक है। लाल रैपर के की संख्या सफेद रैपर के 4/5 है, ठीक है, और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या का 3/4 है, कुल 450 रैपर है, नीले रैपर की संख्या कितनी होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी एवरेज पर नहीं, एवरेज नहीं, औसत नहीं, एवरेज तो औसत सेम ही है, ये अनुपात पर है, रेशियो पर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ आई थिंक, तो आप देखेंगे वीडियो तो क्लियर होगा। क्या बोला है, लाल सफेद और नीला 3 रंग के कलर है, ठीक है भाई। पहला कंडीशन क्या है, लाल रैपर की सफेद रैपर का 4/5 है, तो मतलब कहने का क्या है कि लाल को मैं रेड लिख देता हूं, ये लाल और सफेद मतलब W, इन दोनों का रेशियो आपको 4/5 दिया है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आएंगे तो सफेद रैपर और नीले रैपर, मतलब सफेद रैपर व्हाइट और नीला मतलब ब्लू रैपर, इन दोनों का जो रेशियो दिया है 3/4 दिया, ऐसा दिया है। तो एक काम हम क्या करते हैं कि 470 टोटल हैं, तो हम लाल सफ़ेद और नीला इन तीनों का रेशियो निकाल देते हैं। कैसे, तो इसको देखिए, इसको कैसे बनाया जाता है, ये इसको ऐसे बनाने के लिए मैं रेशियो में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, तो आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसको क्या करना है, ये 3 को इस 3 के साथ ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये 5 को इस 5 का ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सफ़ेद है यहाँ भी सफ़ेद है, तो ये तो सेम होना चाहिए ना,
इसको सेम करने के लिए इस 3 का ऊपर नीचे यहाँ पे, इस 5 का ऊपर नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15, ये 5 तिया 15 और 4 पंचे 20। अब देखिए ये वाला व्हाइट वाला सेम हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए 12, 15 और 20, ये इनका हो गया रेशियो 12, 15 और 20, ठीक है। अब क्या बोला था कि इन तीनों का मतलब टोटल कुल कितने रैपर है 470, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर कितना 470 है, ठीक है। मतलब रेड, वाइट और ब्लू, ये कितना कितना था 12, 15 और 20, इन तीनों को जोड़ के कितना दिया है भाई 470 दिया है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के 470 है, लेकिन पहले इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 47, मतलब ये 47 यूनिट किसके बराबर है 470 के बराबर है। मतलब 47 दहा में 470 आ रहा है। 10 का गुना करने पर क्या निकालना है, नीले रंग का कितना है, तो नीला वाला देखिए ब्लू कितना है 20 है, तो इसमें भी 10 का गुना कर दीजिए। यहाँ पे 10 गुना है तो ये भी 10 गुना करेंगे, तो 20 दहा में कितना 200, 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है रेशियो वाले को, ठीक है। 79 तक हो गया। अब 80वां नंबर का, 80 नंबर का प्रश्न है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत। देखिए औसत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है औसत और रेशियो से पूछे जाते हैं, तो आप जरूर जाके औसत वाला वीडियो को देखिएगा, ठीक है। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको आप मेन मेथड से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं पहले वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ये वाला मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे 5 संख्या बोला है ना लगातार संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अगर 18 है तो उससे पहले वाला क्या होगा 17, उससे पहले वाला क्या होगा 16, उससे पहले वाला कितना होगा 15, उससे पहले वाला कितना होगा 14। ये 5 संख्या लगातार हो गया। ये वाला बड़ा क्वेश्चन में बोला था तो इसका आंसर से हम उठा लिए। अब इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 80। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 80 को अगर 5 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 16। देखिए औसत 16 बोला था ना, मतलब हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। मेन मेथड से कैसे बनाते हैं, एक पहली संख्या x, दूसरा उसके बाद वाला x+1, तीसरी संख्या क्या होता है x+2, चौथी संख्या x+3 और पांचवी संख्या x+5, ऐसे चलता है x, x+1, x+2, x+4 होता है ऐसे। अब इन सबको जोड़ने के बाद 5 से भाग देते, बराबर करते 16, 16 करने के बाद इसको सॉल्व करते तो आता x, और x में 4 को अगर आप जोड़ देते तब जाके आपको 18 मिल जाता, तो आंसर मिल ही जाता। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने 80 प्रश्न अभी तक देख लिया, 80 तक। देखिए वीडियो जो है लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें टोटल 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 40 मिनट तक का या 50 मिनट तक का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन को बस कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं 10 प्रश्न करा दूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से वीडियोस का जो चैप्टर है हमारे चैनल में अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, और उसका जो चैप्टर है ना उसका जो थंबनेल है उसका भी कटआउट भी यहाँ पे डाल दूंगा, तो आपको खोजने में सहूलियत मिलेगा, ठीक है। तो 81 से लेके 90 तक का प्रश्न जो है इसका सेकंड पार्ट में आपको मैं दे दूंगा। इसमें इतना ही, साथ ही साथ जो भी मैं चैप्टर बोल रहा हूँ उन सारे चैप्टर को आप एक बार पढ़ के जरूर देखें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जो है लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में।